ओके, मेरे को बता देना अगर आवाज क्लियर है तो। एक मिनट, अगर मेरी आवाज क्लियर है तो बता दो कोई। यस मैम, क्लियर है। ओके ठीक है, आई विल स्टार्ट द लेक्चर नाउ। ओके, कल हमने किया था प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, है ना। प्योरिफिकेशन में हमने 3 मेथड पढ़े हैं, कौन कौन से? डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड वन इज योर यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, 3 मेथड्स हम कर चुके हैं, 3 ही आपके सिलेबस में है। अभी जो हमें करना है दैट इज योर प्रिपरेशन, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस की क्या प्रॉपर्टी रहती है वो हमने देखने हैं। फर्स्ट इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था, सॉल्यूशन में क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, जबकि नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल, दोज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर, जिसमें हमने 4 पढ़ी थी, याद हो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, lowering depression in freezing point, relative lowering in vapor pressure, and the fourth one is your osmotic pressure। ठीक है, तो हमने इन चारों प्रॉपर्टीज से मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते थे, अगर तुमको याद हो। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ओब्वियसली वो बिगर बिगर पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसे जनरली नॉर्मल मेथड से, अगर किसी को वॉइस क्लियर ना हो या कुछ भी क्लियर ना हो तो अनम्यूट करके बोलना, क्योंकि मेरे को चैट विजिबल नहीं है इस टाइम, तो चैट में मत लिखना, अनम्यूट कर देना। ठीक है, तो जो आपके कहाँ थी मैं, हाँ, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो साइज में बड़े रहते हैं। ओके, उनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है, और उस मास को आप नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मास एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स काफी ज्यादा रहता है। तो इस तरह के कोलाइडल पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मास मेजर करने के लिए हम इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, हम कोई कोलिगेटिव इनकी किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे और वहां से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, है ना। आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा है चैप्टर सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट तो यही था, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि हम इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से इनका मॉलिक्यूलर मास बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड इज योर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। टिंडल इफेक्ट आप एक ऑब्जर्वेशन बड़ी सिंपल सी ये है कि अगर आप कभी थिएटर में गए हो, तो जैसे ही लाइट प्रोजेक्टर पर पड़ती है, वैसे रूम डार्क रहता है, लाइट प्रोजेक्टर पर पड़ती है जब, तो आपको उस लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो इस चीज पर, तो लाइट का पाथ आपको विजिबल होगा। या फिर आपने किसी डेंस फॉरेस्ट में लाइट को आते हुए देखा है, वो डेंस फॉरेस्ट है और मान लो अभी सनराइज हुआ है और लाइट आ रही है, तो आपको देखना, अगर ऐसा किसी के पास ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो आपको वहां पर भी लाइट का पाथ विजिबल होगा, आपको लाइट दिखेगी कैसे आ रही है, पाथ इन द सेंस कि किस पाथ से लाइट निकल कर आ रही है, वो आपको विजिबल होगा। तो ऐसा हुआ क्यों? देखो, जनरली सपोज करो, ये देखो, ये कोई जो लिया गया है कंटेनर में कोलोइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है। मैम, हाँ जी, वॉइस कट कट के आ रहा है। वॉइस कट कट के आ रहा है। अभी बताना, अभी क्लियर है? मच बेटर और नॉट? यस मैम। ओके, डन। ठीक है, तो ये जैसे कंटेनर है, सपोज करो ये कोई कंटेनर है, कोलोइडल सॉल्यूशन इसके अंदर है। क्लियर? तो अगर आप यहाँ से, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से आपने इसमें लाइट डालना शुरू किया। ठीक है, अब जब आप ये लाइट डाल रहे हो ना, इस लाइट के पाथ, ये वाला पाथ है जहां मेरा एरो मूव कर रहा है, यू कैन सी दैट। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर
इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। अगर लाइट आपकी इस पाथ से आ रही है तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, ये। तो आपको जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है ना, उस डायरेक्शन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखना है। आपने यहां से देखना है, आपकी आंखें यहां होनी चाहिए इस माइक्रोस्कोप पे, ठीक है, क्लियर। तो जैसे आप यहां से देखोगे इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, तो आपको क्या दिखेगा कि जो, अगर सामने से देखोगे तो इतना पता नहीं चलेगा, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखोगे तो आपको लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल होगा। विजिबल इन द सेंस आपको एक एक रे आती हुई दिखेगी, पतली पतली रेस आपको आती हुई दिखेंगी। एज तो लाइट हमको दिखती है, सबको दिखती है, नॉर्मल आई से भी दिखती है, बट हमको इसमें पर्टिकुलर रेस का किसी का भी पाथ नजर नहीं आता, उसमें आपको सीरीज ऑफ रेस दिखेंगी आती हुई, ठीक है, क्लियर। वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखा इस सॉल्यूशन के अंदर से और हमको लाइट का पाथ विजिबल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये कैसा है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इनफ बिगर होता है, इतना बड़ा होता है कि वो आने वाली लाइट को स्कैटर करते हैं। जो लाइट उनके ऊपर पड़ती है ना उसको स्कैटर करते हैं। स्कैटरिंग समझते हो ना, लाइट को दूसरी डायरेक्शन में डिस्पर्स कर देना, ठीक है। तो जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ेगी वो उसे स्कैटर करेगा, और ये जो लाइट वो स्कैटर कर रहा है, इसी की वजह से हम उस लाइट का जो पाथ है उसको क्लियरली देख पाते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है। आप यूजुअली किसी भी नॉर्मल माइक्रोस्कोप या कोई थोड़ा हायर क्वालिटी का भी लोगे की हेल्प से कभी भी कोलाइडल पार्टिकल को नहीं देख सकते, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल को देखना इतना इजी नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि वो लाइट को स्कैटर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, तो हम उनके जहां जहां लाइट स्कैटर हो रही होगी, जैसे ये दिखाया हुआ है, ये एक पॉइंट है ना, देखो चारों डायरेक्शन में से हु इज कमिंग नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू नाउ। सो अभी ये जो पॉइंट, ये पार्टिकल है ना, इस डायरेक्शन, यहाँ पर कोई है, इसके ऊपर लाइट पड़ी है, तो इसने सारे डायरेक्शन में इसको डिस्पर्स कर दिया है, सारे डायरेक्शन में कर दिया, देखो है ना, सारे डायरेक्शन में कर दिया है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपको स्कैटरिंग नजर आएगी कि इधर स्कैटरिंग हो रहा है, लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई स्कैटरिंग दिख रही है आपको, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है। आप एज सच तो उस पार्टिकल को नहीं देख पा रहे हो, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो लाइट को स्कैटर कर रहा है, वो आप देख सकते हो। और उसी चीज से आपने ये आइडिया लगाया कि यहाँ पर कोई कोलाइडल पार्टिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। नॉर्मल जो आपके क्रिस्टलॉइड्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, जबकि आपके कोलॉइड्स लाइट को स्कैटर करते हैं। मैं किसी को अब अलाउ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा इससे डिस्टर्ब होता है पढ़ाने का सारा काम धाम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कंडीशन है, दो कंडीशन है, अगर आप टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, दो कंडीशन है। पहली बात तो ये कि जो लाइट आप यूज कर रहे हैं ना, जो लाइट आप यूज कर रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल की स्कैटरिंग को देखने के लिए, उस लाइट की वेवलेंथ, उस लाइट की वेवलेंथ उस पार्टिकल के डायमीटर से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पार्टिकल है आपका कोलाइडल पार्टिकल, जो स्कैटरिंग जिसकी आपने देखनी है, उसका डायमीटर और उस लाइट का वेवलेंथ जो सामने से आ रही है, वो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। वो मतलब वो एक दूसरे के थोड़े मतलब आसपास होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, डायमीटर की और लाइट की वेवलेंथ की। लाइट की वेवलेंथ अगर बहुत छोटी रही डायमीटर के कंपैरेटिवली, तो आपकी ये स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई टिंडल इफेक्ट नहीं दिखने वाला। टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है, वो स्कैटरिंग ही टिंडल इफेक्ट है, क्लियर। पहली कंडीशन तो ये हो गई, डायमीटर पर और वेवलेंथ पर लगी है। दूसरी कंडीशन किस पे है, दूसरी कंडीशन है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पर। जो आपका डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्स फेस देखो मैंने आपको बताया था, हम जनरली जब भी सोल पढ़ते हैं, कोलाइडल सोल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सिंपल सॉल्यूशन में हम दो टर्म यूज करते हैं, है ना, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट, है ना। यहां पर आपने दो टर्म से याद रखनी है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम आप सोलवेंट की तरह अज्यूम करो उसे, जो ज्यादा अमाउंट में है, और डिस्पर्स फेस को आप सोल्यूट की तरह अज्यूम करो, ठीक है,
क्लियर? तो आप कंसिडर करो कि डिस्पर्स फेस वो है जो कम अमाउंट में है, डिस्पर्जन मीडियम वो है जो ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है? तो यहाँ पर डिस्पर्स फेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और डिस्पर्जन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब सोल्यूट का जो पार्टिकल है या सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नियरली सेम होने चाहिए, कंपैरेटिव होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम नहीं, नियरली सेम होने चाहिए, ठीक है? तो ये दो कंडीशन आपके ऊपर ये टिंडल इफेक्ट के ऊपर लगेंगे तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर? नाउ एक चीज में और याद रखना है, एक हमेशा ध्यान रखना कि जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है इट डज नॉट रेंडर द एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल विजिबल, ठीक है? मैंने आपको पहले बता दिया कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी आपको पार्टिकल नहीं दिखा सकता। अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करो पार्टिकल को देखने के लिए तो आपको नहीं दिखा सकता, बट आप सिर्फ लाइट स्कैटर जो वो कर रहा है उसके द्वारा हो रही है उस पार्टिकल के द्वारा उसको ही देख सकते हो, ठीक है? तो हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उस पार्टिकल की साइज और शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि हम उस पार्टिकल को नहीं देख पा रहे हैं। किसी पार्टिकल का साइज और शेप जानने के लिए हमें उस पार्टिकल को देखना होगा, बट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ स्कैटरिंग देख पा रहे हैं। तो हम सिर्फ उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, साइज एंड शेप को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से। कौन है? ठीक है? क्लियर? अब है कलर, कलर पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज कलर। कलर कैसा होगा? तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है जनरली वो डिपेंड करता है कि जो किस लाइट का जो वेवलेंथ है जो आपने यूज की है उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पर दो चीजें होंगी। आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो है स्कैटर कर रहा है लाइट, ठीक है? स्कैटर कर रहा है, तो जो यूजली वेवलेंथ आने वाला होना चाहिए वो तो मैंने आपको बता दिया था कि कोशिश करना कि अगर टिंडल इफेक्ट के लिए तो बताया था कि उसका साइज उस वेवलेंथ, उस लाइट का वेवलेंथ उस पार्टिकल के डायमीटर के नियरली इक्वल होना चाहिए। कलर के लिए हमने क्या करना है, मान लो कोई लाइट आपने ली, सिंपली व्हाइट लाइट अगर उसके ऊपर डल रही है, व्हाइट लाइट को कंसिडर करो विजिबल रीजन की, ठीक है? अगर वो लाइट उसके ऊपर डली, उसने क्या करना है, लाइट को स्कैटर करना है, ठीक है? स्कैटर करेगा तो लाइट जो ऑब्वियसली जो व्हाइट लाइट होती है वो आपको पता है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट का कॉम्बिनेशन है वेवग्योर, ठीक है? तो जो वेवलेंथ लाइट वो स्कैटर करेगा वो डिपेंड करता है उस पार्टिकल का साइज क्या है और उसका नेचर क्या है, ठीक है? मतलब कोलाइडल पार्टिकल की साइज पर डिपेंड करता है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट स्कैटर करेगा। वो जिस वेवलेंथ की लाइट स्कैटर करेगा आपको उस पार्टिकल का वही कलर नजर आने लग जाएगा। सपोज करो उसने ब्लू कलर की लाइट स्कैटर की, किसी कोलाइडल पार्टिकल ने ब्लू कलर की लाइट स्कैटर की, तो आपको वो सॉल्यूशन या वो जगह जहां पर वो पार्टिकल प्रेजेंट है वो ब्लू कलर का नजर आने लगेगा। जैसे कि स्काई में क्या होता है, स्काई आपको ब्लू क्यों दिखता है? जो स्काई में डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वो कोलाइडल रेंज के होते हैं, ठीक है? उन पार्टिकल्स का जो साइज रेंज है वो कोलाइडल पार्टिकल के जैसा है, तो दे आर कोलाइडल। ओके, क्लियर? तो वो कौन, उनका साइज जो है जो उन पार्टिकल का जो साइज है वो ब्लू लाइट की वेवलेंथ को, सॉरी ब्लू वेवलेंथ को स्कैटर कर रहा है, ठीक है? लाइट की जो ब्लू वेवलेंथ है आपको पता है विबग्योर में ब्लू वाला, ठीक है? तो इसलिए जो आपको स्काई है वो ब्लू कलर का नजर आता है, ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि छोटा होगा बड़ा होगा, ये आपको इस ऐसा कोई रिलेशन आपके लिए है नहीं सिलेबस में, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसकी साइज पर डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बड़ा बड़ा होगा छोटा होता है, ये भी आया है स्मॉल क्लासेस में। तो ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है, जैसे इधर दिखा रखा है फिगर 5.12 में देख लो, जो आपका ये जो छोटे छोटे स्फीयर बनाए हुए हैं ना ये आपका पार्टिकल है, ठीक है? ये आपका पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। ये पार्टिकल पहले यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये जो मोशन दिख रहा है ना आपको, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इट्स अ जिगजैग मोशन। ये कैसा मोशन है? जिगजैग। एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं। कारण क्या है जी, ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया था
जनरली आपके हमेशा कोलाइडल पार्टिकल पर कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं आपके वो चार्ज पार्टिकल होते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल होंगे उन पर सेम चार्ज होता है। जैसे कि हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का देखा था। फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड ऐड करने पर Fe+3 का एब्जॉर्प्शन किया था उन्होंने, जिसकी वजह से फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका एक पॉजिटिव सोल बन गया था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सोल बन गया था क्योंकि उसने पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब किया था। सिमिलरली कोई दूसरा भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो उनके भी सभी पार्टिकल पर सेम ही चार्ज होगा। सेम चार्ज होने से क्या होता है? सेम चार्ज होने से होती है रिपल्शन। ठीक है, उनमें आपस में एक दूसरे से रिपल्शन रहेगी तो वो एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पार्टिकल है कभी सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, अगर इनके ऊपर चार्ज नहीं होगा ना तो डेफिनेटली ये इतने हैवी होते हैं कि ये सेटल डाउन हो जाएंगे, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से सभी पार्टिकल मोशन में रहते हैं। ठीक है, कोई सेटल डाउन नहीं हो पाएगा। तो ब्राउनियन मोमेंट का और दूसरी बात, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है ना, दे आर स्टेबल। ये इसी वजह से स्टेबल है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो सस्पेंशन में रहता है। सस्पेंशन मतलब वो मूव कर रहा है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, वो एक जगह सेटल डाउन नहीं है। क्लियर? अभी तक किसी को डाउट हो तो बता देना। ठीक है, और ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है, अब जाहिर सी बात है अगर आपका पार्टिकल छोटा होगा, स्मॉलर द पार्टिकल, ठीक है, जो साइज है पार्टिकल का वो स्मॉल है, तो उसका मोशन फास्ट होगा या स्लो होगा? कोई छोटी चीज होती है ना, कोई छोटी चीज ऑब्वियसली वो लाइट होगा, है ना। अगर छोटा है तो उसका मास भी कम होगा। लाइट होने से क्या होगा? वो फास्टली मूव कर सकता है। ठीक है, तो स्मॉलर पार्टिकल जो होते हैं, कोलाइडल में भी रेंज है ना 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁹ नैनोमीटर, है ना। तो उसमें भी जो छोटे पार्टिकल है, साइज छोटा साइज है जिनका, वो फास्टली मूव करेंगे जिगजैग मोशन में। ठीक है, वेयर एज जो पार्टिकल जिनका साइज बड़ा है वो स्लोली मूव करेगा। और दूसरी बात, जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर वो कोलाइडल पार्टिकल है, मे बी लिक्विड, मे बी एयर, कुछ भी हो सकता है, तो उस डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी क्या है? ठीक है, विस्कोसिटी तो पता है लिक्विड की, देखते हैं हम कितना विस्कस है। जैसे हनी जो है वो ज्यादा विस्कस है, पानी आपका विस्कस नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम विस्कस है, ठीक है, शहद के जैसा लगा लो, तो वो आपका पार्टिकल डेफिनेटली मूव नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। आप स्पून देखना, आप नॉर्मल एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक ग्लास पानी ले लो, एक गिलास शहद ले लो, एक गिलास हनी ले लो, एक गिलास वाटर ले लो, दोनों में स्पून मूव करा के देखो, आप इजिली बता पाओगे कि किस में स्पून इजिली मूव हो रहा है। ऑब्वियसली इन वाटर। हनी में इजिली मूव नहीं करेगा बिकॉज हनी जो होता है वो विस्कस होता है, उसमें लेयर्स एक दूसरे को बहुत फ्रिक्शन ऑफर करती हैं, जिस वजह से वहां पर जो भी चीज उसके अंदर मूव करेगी वो फ्रीली मूव नहीं कर पाती है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना, एक तो पार्टिकल का साइज, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी ब्राउनियन मूवमेंट को अफेक्ट करेगी। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट करें माइक और कहें। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, लास्ट नेक्स्ट इज योर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, कुछ ना कुछ रहेगा, या तो सब पर पॉजिटिव भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के सभी कोलाइडल पार्टिकल पर एक ही तरह का चार्ज होगा। ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन कौन से हैं और नेगेटिवली चार्ज सोल्स कौन कौन से हैं, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, नेगेटिवली चार्ज देखो आप, मेटल याद रखो, मेटल के सल्फाइड्स, मेटल एंड मेटल की सल्फाइड्स वो नेगेटिवली चार्ज सोल है। एसिड डाइस्टफ्स एंड ये जो स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब नेगेटिवली चार्ज सोल्स हैं। वेयर एज पॉजिटिव में कौन है? पॉजिटिव में है आपके हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स। हाइड्रेटेड मतलब जिनके साथ पानी का मॉलिक्यूल अटैच हो, लाइक एल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 डॉट XH2, मतलब इसके साथ X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच है। ठीक है,
सिमिलरली बेसिक डाइस्टफ, एसिडिक डाइस्टफ नेगेटिवली चार्ज है, whereas बेसिक डाइस्टफ्स पॉजिटिवली चार्ज है। हीमोग्लोबिन ब्लड जो है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है, ठीक है। ठीक है, ब्लड जो है ना ऑब्वियसली जो हीमोग्लोबिन है वो आपका कोलेडल पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑक्साइड है टाइटेनियम ऑक्साइड ये वो, सो ये सब आपके पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होते हैं। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में और ज्यादा नहीं, ठीक है। और कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका जो पार्टिकल है वो चार्ज कैसे एक्वायर करते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको ब्रेडिक्स आर्क मेथड बताया था मंडे को। ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हमने देखा था कि हम दो ऐसे कोई इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क लेते हैं, उसमें स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। उनमें क्या करेंगे, स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, और जिस मेटल का हमको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसको उन दोनों आर्क्स के बीच में रखो, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा उसमें से और इमेंस अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो मेटल होती है वो इतना ज्यादा हीट निकलता है कि वो मेल्ट होकर फिर वेपराइज हो जाती है आपकी मेटल, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जिस कंटेनर में हम ये सब कुछ कर रहे थे उसके सराउंडिंग में आपने आइस रखी हुई थी, है ना, आइस फिल कर रखी थी हम लोगों ने, सो दैट कि उस कंटेनर का जो सरफेस है वो ठंडा रहे, ठीक है। एंड द वेपर्स ऑफ द मेटल कैन कंडेंस ऑन दैट सरफेस, ठीक है। तो मेटल के जो पार्टिकल है वो सरफेस पर कंडेंस कर जाए, इसलिए हमने उसको ठंडा रखा था। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली कुछ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ होगा, तो आपका जो कोलाइडल पार्टिकल होता है वो उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कुछ ना चार्ज आ जाएगा। जाहिर सी बात है नेगेटिव ही आएगा जो ऐसे करेगा। क्लियर, मेटल जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सोल दिखाए हुए हैं इसलिए आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को ले कैप्चर करने के बाद उस मेटल के ऊपर भी नेगेटिव ही चार्ज आएगा। क्लियर। सेकंड था हमारा पेप्टाइजेशन मेथड, जिसमें आपको मैंने बताया था कि एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस होता है फ्रॉम सॉल्यूशन। अगर आपने किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो वो जो प्रेसिपिटेट होता है वो उस इलेक्ट्रोलाइट में से, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयंस, है ना, NaCl जो आयंस में टूट जाए, ओके, उस इलेक्ट्रोलाइट में से कोई पर्टिकुलर आयन को एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और मैंने इसका तुमको बताया भी था कि जनरली जो आयन कॉमन होता है वही एब्सॉर्ब होता है। जैसे कि यहां पर देखो, यस, हाँ, सिल्वर आयोडाइड का अगर मेरे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड की फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, मैं दो चीजें ऐड करूंगी वन बाय वन, ठीक है। मैंने दो अलग अलग कंटेनर लिए, दोनों में सिल्वर आयोडाइड लिया, दोनों कंटेनर में मैं अलग अलग चीज डालूंगी। इन फर्स्ट कंटेनर मैंने डाला पोटेशियम आयोडाइड, क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड में क्या कॉमन है, आयोडीन, आई नेगेटिव, दैट इज आयोडीन, ठीक है। क्लियर। तो उसने क्या करना है, आई नेगेटिव को एड्सॉर्ब कर लेना है, जिसकी वजह से वो सिल्वर आयोडाइड आपका नेगेटिवली चार्ज सोल बन जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया था और उसमें से कॉमन आयोडीन था तो आयोडीन एड्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं दूसरे कंटेनर में जिसमें सिल्वर आयोडाइड मैंने रखा हुआ है दूसरे में भी, अगर उसमें मैं सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दूं, सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दूं तो कॉमन क्या रहा, सिल्वर, सिल्वर कॉमन है तो Ag+ वो एड्सॉर्ब कर लेगा, है ना। मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई नॉन मेटल है तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो सिल्वर जब उसने सिल्वर पॉजिटिव जब उसने एड्सॉर्ब किया तो ये कैसा सोल बन गया, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल बन गया, ठीक है। क्लियर। एक ही बी एग्जाम्पल है, बी वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें एक चीज करेक्ट कर लेना, इनसे टाइपिंग एरर हो गया है। ये जो एग्जाम्पल है वो भी इस बात पर है, जैसे करो देखो, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2, अगर इसमें मैंने फेरिक क्लोराइड डाला, क्या डाला, फेरिक क्लोराइड, तो
कॉमन क्या है, फेरिक क्लोराइड और इसमें आयरन कॉमन है ना, तो इसने Fe+3, ठीक है, Fe+3, Fe+3 कहां से आया जी, Fe+3 आपका ये FeCl3 है ना, तो इस पर आयरन पर यहाँ पे +3 चार्ज है, ठीक है। तो यार ये क्या है, डिलीट हो, शिट, हाँ एक मिनट, हाँ तो ये जो Fe+3 इसने एड्सॉर्ब किया, क्योंकि इधर भी आयरन है इधर भी आयरन है, तो उसने कॉमन वाला एड्सॉर्ब कर लिया और ये पॉजिटिवली चार्ज सोल बन गया। जबकि अगर इसी सॉल्यूशन में मैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूं, तो डेफिनेटली यहां पर कौन सा कॉमन आयन आ गया, सोडियम तो नहीं है, OH नेगेटिव, वाटर है ना, वाटर में OH होता है और यहाँ पर भी क्या है, OH है, तो ये कौन सा एड्सॉर्ब कर लेगा, OH नेगेटिव एड्सॉर्ब कर लेगा और ये नेगेटिवली चार्ज सोल बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो कॉमन होगा वही एड्सॉर्ब होगा। अभी मैं किसी से कुछ पूछती हूँ, मैं देख तो लूँ सब सो रहे हैं कि भाग गए, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 10 बच्चे हैं। करिश्मा, करिश्मा अनम्यूट योर माइक, करिश्मा। यस मैम। करिश्मा ये बताओ मुझे कि पेप्टाइजेशन के बारे में 1-2 लाइन बताओ, थोड़ा कुछ बताओ, पेप्टाइजेशन मेथड जो मैंने अभी डिस्कस किया कर रही थी मैं। क्या हुआ करिश्मा, करिश्मा ऐसे मत करो, रिस्पॉन्स करो क्लास में, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे कुछ भी बोलो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, डोंट वरी। यस मैम। कुछ भी बोलो, बताओ ना कुछ भी जो भी समझ में आया है। अभी हम बात कर रहे थे ना, कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज आता है ना। हाँ मैम। तो उसमें आगे बताओ कैसे आता है चार्ज, कैसे एड्सॉर्ब हुआ, जैसे फेरिक ऑक्साइड वाला एग्जांपल बता दो। तुम्हाला दयाने पाठ है, पण माय बाप तुम्हाला दया पाठ है, तुम्हाला देखो म्यूट कर दो माइक एक बारी, हाँ ठीक है। एक तुम ऐसे मत रिस्पॉन्स करो कि बिल्कुल ऐसे मत कहो कि कुछ नहीं पता चला, इसका मतलब या तो ये है कि फोन साइड में है और तुम लोग किसी और चीज में बिजी हो, ऐसा मत करो। कल तुम्हारे साथ आरओ की टीम भी कनेक्ट होगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको आंसर करना पड़ेगा। जब वो लोग पूछेंगे तुमसे तो तुमको कुछ तो आंसर करना, अभी से आदत डालो तो बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम वो उस दिन तो सबको कनेक्ट होना पड़ेगा, हर हालत में कनेक्ट होना पड़ेगा, और तुम आंसर नहीं करोगे तो तुम्हारा फीडबैक गलत जाएगा, मैं क्या करूंगी फिर, है। एटलीस्ट इंटरेक्ट क्या करो क्लास में, यहाँ पे कोई तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चला रहा है ना, गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, जिस दिन मैंने मंडे को ये बात डबल लेयर की फॉर्मेशन बताई थी, जैसे सिल्वर आयोडाइड है ना, मान लो इसने पोटेशियम आयोडाइड में से आई नेगेटिव एड्सॉर्ब कर लिए, दिख रहे हैं आई नेगेटिव इसने अपने चारों तरफ एड्सॉर्ब कर लिए है ना, इससे क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल बन गया है ना। फिर मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अभी किससे इंट्रैक्शन करेगा जी, ये किसी पॉजिटिव से इंट्रैक्शन करेगा, किसी पॉजिटिव पार्टिकल से। सॉल्यूशन में पॉजिटिव कौन है, पोटेशियम प्लस, पोटेशियम प्लस है ना, के पॉजिटिव, ठीक है। तो आई पोटेशियम प्लस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रहेगा ना, थोड़ा सा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं है ना, तो इसके चारों तरफ, सिल्वर आयोडाइड के चारों तरफ आई नेगेटिव है, तो आई नेगेटिव आ गया, तो इसके ऊपर इसके सभी आई नेगेटिव से कौन इंटरेक्ट करेगा, इस पोटेशियम, इससे पोटेशियम, इससे पोटेशियम, तो आप देखोगे कि आई नेगेटिव के ऊपर एक पोटेशियम प्लस की लेयर भी क्रिएट हो जाती है ना, क्योंकि इन दोनों, ये क्यों आया, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, जस्ट टू एक वो है अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। फिर क्योंकि दोनों जो आपकी लेयर फॉर्मेशन हो गई ना, 2 लेयर, ये जो लेयर थी जो पहले जो एड्सॉर्ब हुई थी, इसको हमने बोला था फिक्स लेयर,
ये जो I नेगेटिव की लेयर दिख रही है ये आपकी फिक्स लेयर है, वेराज ये पोटेशियम पॉजिटिव की जो लेयर है ये आपकी क्या है, ये आपकी दूसरा क्या नाम था जी, नाम भूल गई मैं, डिफ्यूज लेयर, यस, जो ये पोटेशियम पॉजिटिव की आपकी डिफ्यूज लेयर है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर दो लेयर जनरेट हो गई है ना, दो लेयर जनरेट हो गई है, इसकी वजह से इन दो लेयर्स के बीच में अपोजिट चार्ज है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दो अपोजिटली चार्ज लेयर क्रिएट हो गई है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस टू लेयर्स देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ सम पोटेंशियल इन बिटवीन दिस टू लेयर, एक पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा इन दोनों लेयर्स के बीच में, है ना, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ये एक एज अ प्लेट एक्ट करेगा, ये दूसरा एज अ पॉजिटिव प्लेट एक्ट करेगी, ये एज अ नेगेटिव प्लेट एक्ट करेगी, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा एंड उस पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल क्या है, तो यू कैन से कि जो पोटेंशियल इन दोनों लेयर्स के बीच में डेवलप होता है, एक फिक्स लेयर के बीच में और एक ये जो आई नेगेटिव की फिक्स लेयर और के पॉजिटिव की डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज योर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज और पढ़नी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसा हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस किया था ना, इलेक्ट्रोडायलिसिस में अगर आपको याद हो तो मैंने एक बैग जिसमें जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन से बना हुआ था, है ना, उस बैग में कोलेडल सॉल्यूशन फिल किया था और उस कंटेनर में दोनों अपोजिट साइड्स मैंने दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाई थी, एक साइड कैथोड लगाई थी और एक साइड एनोड लगाई थी। ठीक है, क्लियर? तो देखो ऐसा होता है, यहाँ पर ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये बीच में यूट्यूब दिख रहा है कोई आपका कुछ है शेप बना हुआ, तो ये जो आपका कंटेनर है यू शेप है ना, इसमें आपका कोलेडल सॉल्यूशन है, कोलेडल सॉल्यूशन है। अब इधर तो है कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है और इधर क्या है, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब क्या होगा जी, इधर जो लेयर में पार्टिकल हैं, क्योंकि इनके ऊपर अपोजिट चार्ज है ना, क्लियर? तो आपके जो पार्टिकल हैं, जो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया था, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, जैसे मैंने अभी बताया। तो आई नेगेटिव जैसे हुआ तो आई नेगेटिव किधर जाएगा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड कैसी है, पॉजिटिव है। वेयर एज के पॉजिटिव, जो के पॉजिटिव आयन होंगे सॉल्यूशन में, वो कहाँ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब होगा क्या, जैसे ये आपके क्या बोलते हैं, आई नेगेटिव वाले कोलाइडल पार्टिकल है, ये आपके एनोड की तरफ जाएंगे, यहाँ जाकर ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाकर ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, वेयर एज न्यूट्रलाइजेशन से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन से उनका जो चार्ज है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दोनों ही नाम है, फ्लोकुलेशन भी बोला जाता है, फ्लोकुलेशन, कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी नाम याद रख सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने अपना चार्ज लूज कर दिया है, इसकी वजह से ये जो पार्टिकल हैं अभी कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, नाउ दे विल बिकम प्रेसिपिटेट। ये कैसे हुआ, देखो ये आपने यूट्यूब कोई यू शेप कंटेनर लिया, इसके अंदर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन था, हमने इस यू शेप कंटेनर के एक साइड कैथोड कनेक्ट किया है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, वेयरएज दूसरी साइड एनोड कनेक्ट किया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जो आपके पार्टिकल हैं, क्योंकि ओब्वियसली इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, ठीक है, एक पर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो नेगेटिव पार्टिकल है वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं और जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेगेटिव पार्टिकल आपके, सपोज करो मैं अगर एग्जाम्पल ऊपर वाले का लूँ, जो आपका KI वाला सॉल्यूशन था, सिल्वर आयोडाइड और KI, जिसमें नेगेटिव चार्ज सोल था, तो अगर वो नेगेटिव चार्ज सोल एनोड की तरफ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंचकर ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ओके, न्यूट्रलाइज होना मतलब ये अपना चार्ज लूज कर देगा, अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज होता है वैसे ही ये कोलाइडल पार्टिकल नहीं रहता। ठीक है, ये अपनी वो सारी प्रॉपर्टीज खो देगा जो जब ये कोलाइडल पार्टिकल
था, जो प्रॉपर्टीज इसके पास थी वो अब प्रॉपर्टीज इसके पास नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी क्या है, चार्ज नहीं है तो कोई रिपल्शन नहीं होगी, रिपल्शन नहीं होगी तो ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठा होना ही क्या होता है, कोएगुलेशन, ठीक है, वो इकट्ठे हो गए और प्रेसिपिटेट हो गए, ठीक है, यहाँ से बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीका है आपका कोएगुलेशन करने का, ठीक है। अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन को फिर से प्रेसिपिटेट बनाना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस यू कैन डू इट, ठीक है। तो यहाँ पर आगे एक टर्म दी गई है कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, इसको बता रखा है, डिफाइन किया गया है कि जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं और फाइनली वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो वो पार्टिकल भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, हैवी होने से ऑब्वियसली उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी और वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा एंड वो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर है? कोई चैट बॉक्स में लिखे। कोई चैट बॉक्स में लिखे यस और नो। ओके डन। कोई डाउट है तो पूछो। ओके यही प्रोसेस रिपीट करना है। ओके डन, ठीक है रिया। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को फिर से कोएगुलेट कर सकते हैं। कोएगुलेट मतलब देखो हमने जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था, अगर याद हो पेप्टाइजेशन में किसी प्रेसिपिटेट से बनाया था, है ना, किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था। उससे क्या हुआ था, उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया था, है ना, जैसे आपने वो कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिया, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया और उस कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज आ गया, है ना। अभी मैं क्या चाहती हूँ, जो मैंने वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया है मैं उसको फिर से प्रेसिपिटेट बनाना चाहती हूँ, जैसे वो पहले था उसको वैसा ही बनाना चाहती हूँ। तो उस चीज के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आपको एक यू शेप्ड कंटेनर लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसा इसमें दिया हुआ है। क्लियर? यहां पर आपने जो कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको आप फिर से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको फिल करो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उस पर कोई ना कोई चार्ज रहेगा, है ना। जैसे मैंने सिल्वर आयोडाइड का बताया आपको, सिल्वर आयोडाइड में आपने KI ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड अगर ऐड किया तो वो नेगेटिव चार्ज आपका सोल बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है और उस सॉल्यूशन के बाहर क्या रहते हैं, K पॉजिटिव। ये वाला अभी तुम भूल ना जाओ तो एक मिनट दिखाई दो, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ऊपर से ना जा रहा हूँ। ये वाला, जैसे ये वाला AgI सॉलिड। अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है ना, और साथ में पॉजिटिव में कौन है, पोटेशियम पॉजिटिव, है ना। तो दो तरह के चार्जेस दिख रहे हैं ना आपको, एक तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, दूसरा ये पोटेशियम पॉजिटिव जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट से आए हैं, ठीक है। तो दो तरह के आयन हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने बोला जो एनोड है वो पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। यहाँ पर जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली बात है कि जो नेगेटिव पार्टिकल होगा वो एनोड की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ना, ठीक है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट। क्लियर? तो जब नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, जो सिल्वर आयोडाइड, वॉइस नहीं आ रहा है अच्छे से, जो नेगेटिव, अब मैं क्या करूं, मैं ना विदाउट फैन बैठी हूँ, आई एम टेलिंग यू ताकि वॉइस तुम तक चले जाए। मैं विदाउट, मेरा फैन भी ऑफ है इस चक्कर में। अभी भी नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट? है? यस मैम। ओके, तो फिर जब ये जो पार्टिकल होंगे, ये क्यों जा, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे जब ये एनोड पर जाएंगे जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहां पर जाकर ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज इन द सेंस ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, फिर ये न्यूट्रल बन जाएंगे। जैसे ही न्यूट्रल बनते हैं ये फिर से उस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल हमने AgI का प्रेसिपिटेट लिया था ना, सिल्वर आयोडाइड का, ये वो फिर से सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन या फिर
प्रेसिपिटेशन या फिर फ्लोकुलेशन, ठीक है। ज्यादातर कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन टर्म यूज की जाती है, फ्लोकुलेशन कम यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोएगुलेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, तो आपने बता देना है कि अगर हम कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज रिमूव कर दें, फिर उससे क्या होगा, जैसे ही चार्ज रिमूव होगा वो न्यूट्रल होंगे और एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे, दे विल कम नियरर टू ईच अदर एंड एग्रीगेट, एग्रीगेट होना इकट्ठा होना, एग्रीगेशन, कोएगुलेशन, इन सब का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। जब कई सारे पार्टिकल इकट्ठे होते हैं तो उसे हम एग्रीगेशन या कोएगुलेशन कहते हैं, ठीक है। एंड फाइनली जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कोई जेम मॉलिक्यूल बना लेंगे, कोई हैवी मॉलिक्यूल बना लेंगे, और वो जो हैवी मॉलिक्यूल होगा फिर उससे वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो जो मॉलिक्यूल होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा उस कंटेनर में, ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम। आगे कंटिन्यू करूं या कल करूं, बाकी का बता दो तुम लोग। शुड आई कंटिन्यू और तुम चाहते हो कि मैं बाकी बचा हुआ कल कराऊं? मैम कॉल करा दीजिए। ओके ठीक है, कल होगा। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज छोड़ के जाओ आप। Thank you, ma'am. ओके बच्चा, Thank you, ma'am. ओके थैंक यू। क्लास